everyone. I'm Dr. Parul Mehra, Head DME Media School, and I welcome you all to another episode of DME Primar with Media Stalwarts. Well, this series has been incepted with the vision to bridge a gap between a budding and a leading media professionals of India. This series has been curated to give students of journalism and mass communication a deeper insights about the entire media ecosystem. In today's fast-paced digital world, where news is breaking within a second and opinions are traveling faster than the facts, entertainment journalism has shaped up as an important area, not just what we watch, but also how we perceive and understand cinema, and which all are the people behind it. और आज का सेशन थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज ना तो कोई हार्डकोर जर्नलिज्म की बात होगी, ना ही पॉलिटिक्स की बात होगी, ना ही कोई भारी भरकम डिबेट होगी। आज बात होगी स्टोरी टेलिंग की, सिनेमा की, सेलिब्रिटीज़ की, बॉलीवुड की और भी बहुत सारे चर्चे होंगे। इसका मतलब है आज होगा सिर्फ एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म की दुनिया में अपनी बहुत ही खास और मजबूत पहचान बनाई है। ये एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया है और आज हमें इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। प्लीज़ वेलकम एंटरटेनमेंट एडिटर ऑफ ABP न्यूज़ मिस्टर अमित भाटिया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हेलो अमित, वेलकम टू स्टूडियो 62। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अमित, शुरू करेंगे। आप हमें ये बताइए कि आपने अपनी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की जो जर्नी शुरू की उसमें आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली, कोई पढ़ाई करी इस क्षेत्र को लेके, या ये आपका पैशन था इस फील्ड में आना? आई मीन, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि आप बोर ना हो, बिकॉज रील जनरेशन को थोड़ा टिका के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बट रणबीर कपूर की भी बात करेंगे, विक्की कौशल की भी करेंगे, और आपके कोई फेवरेट हो तो उनके भी कुछ इनसाइट्स आई ट्राई टू टेल देम, ताकि इनका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बना रहे। क्योंकि आई नो कि स्टूडेंट्स के लिए सेशंस जो हैं वो इट्स जस्ट अटेंडेंस। दैट्स ट्रू। हाँ, तो आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर इन द स्टार्टिंग। तो मेरे ताऊजी जहाँ रहते थे तो उसके पड़ोस में एक डॉक्टर थे, तो मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर थे। डॉक्टर की फीस थी 40 रुपये। इट्स लाइक 20-22 साल पहले। 40 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते थे। तो उनकी वाइफ उनको 10 की गड्डी पकड़ाती थी। पेशेंट आता था, 50 का नोट देता था, 10 वापस देते थे। मैंने कहा यार ये तो सही है, लाइन लगी रहती है, मतलब इससे बढ़िया धंधा क्या हो सकता है। तो मैंने साइंस ले ली और बस ली ही थी। बहुत मुश्किल से पास हुए, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। आई मीन था कि मतलब इधर उधर से। फिर कॉलेज में एडमिशन भी इस वजह से मिल गया क्योंकि BSc का कट ऑफ कम होता था। आई स्टडीड फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। तो लोग कहते अरे यार क्या मतलब अच्छे नंबर आए होंगे। नहीं, अच्छे नंबर बिल्कुल नहीं आए थे, वहाँ का कट ऑफ ही कम था। तो आई गॉट एडमिशन। तो वहाँ पे भी लटक के पास हुए कि किसी से डायग्राम बनवाए, किसी से कुछ करे। तो अल्टीमेटली मतलब बहुत ही, मैं उस टाइम में बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बट देन मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म में था। मैं उनको देखा करता था, दीपक चौरसिया और पुण्य प्रसून वाजपेयी। तो ऐसे करके आते थे रात को दस्तक में। एंड तो देन आई गॉट अ जॉब इन अ मेडिकल कंपनी, रेनबेक्सी। रेनबेक्सी बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। उस वक्त मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है। तो क्योंकि मेरा एक फ्रेंड एक मैक्लॉयड्स नाम की कंपनी में काम करता था, तो मुझे लगता था यार आधे दिन का काम है, गिफ्ट भी मिलते हैं और इससे अच्छा काम क्या होगा। मैंने कहा यार मेरी भी जॉब लगवा दे कहीं। तो उन्होंने मुझे रेनबेक्सी के मैनेजर से मिलवाया। उन्हें मेरी टाई बहुत अच्छी लगी। दे वांट सम गुड लुकिंग गाइज जो जाएं डॉक्टर के पास प्रेजेंटेशन दें। तो उन्होंने इसीलिए मुझे रख लिया। 2 कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक टॉरेंट इज अ वेरी बिग कंपनी। एक नींद की गोली आती है एल्प्रेक्स, टॉरेंट वही बनाती है। हाँ, तो दोनों जगह सिलेक्शन हो गया। मैंने ज्वाइन किया, 8-9 महीने मैंने वहाँ काम किया। मैंने कहा यार ये तो बेकार का काम है यार, मतलब जाओ इनके पास वेट करते रहो, क्या है, कुछ नहीं है। एंड देन मैंने 2 जगह जर्नलिज्म का एंट्रेंस दिया, भारतीय विद्या भवन एंड YMCA। ओके, हाँ। So after graduation you have come into आफ्टर ग्रेजुएशन, बट नौकरी मैंने सिलेक्शन से पहले ही छोड़ दी क्योंकि मैं वो क्लियर था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम तो आपको प्रमोट करने वाले हैं, ये है वो है जो भी है। तो आई लेफ्ट द जॉब, देन आई गॉट सेलेक्टेड इनटू बोथ, बट आई चूज भारतीय विद्या भवन
एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। वेरी नाइस। मतलब एक एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया कि साइंस सब कुछ नहीं होती, कई बार साइंस लेने के बाद भी बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपनी जो पैशन है उसको चेस करने के लिए अपने आधे से ज्यादा बच्चे साइंस तो इसीलिए लेते हैं कि पापा बोल देते हैं देख शर्मा जी का लौंडा क्या कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम यही है कि हम एज पेरेंट्स जो हैं इतना ज्यादा आई थिंक उनको लगता है कि साइंस से ही सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ है जो साइंस के अलावा भी होता है। And where you are, I think that itself is an inspiration for the young generation. So huge round of applause for Amit for this, that after science you have come to mass communication, which I think is the rarest of the combination that takes place. अच्छा, आपने कहा कि कॉलेज लाइफ, आप भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट थे, आपकी रिसर्च करते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा मेरे सामने आया कि आप जब स्टूडेंट थे आपको एक असाइनमेंट मिला था और आपसे कहा गया कि किसी सेलिब्रिटी का आपने इंटरव्यू लेना है, तो फॉर्चुनेटली यू हैव कम अक्रॉस विराट कोहली और आपने कोहली का इंटरव्यू लिया। तो कोहली को द विराट कोहली बनने में मुझे लगता है आपके इंटरव्यू को भी श्रेय थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए। आई थिंक वो तो रॉन्ग होगा ये सब कहना, बट हुआ क्या था कि जैसे इन लोग के भी असाइनमेंट्स होते होंगे कि किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करो, तो ऐसे ही हमें कहा गया, तो हमारे 5 लोगों का ग्रुप था, तो किसी के पापा जो थे उनकी दिल्ली क्रिकेट टीम में थोड़ी जान पहचान थी। बट आई थिंक विराट कोहली वाज नॉट इन द मेन। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो 2 क्रिकेटर्स को उन्होंने हमारे लिए लाइन अप कर दिया कि भाई ये लोग आ जाएंगे। द डे ऑफ द इंटरव्यू सेड कि यार वो दोनों तो नहीं आ पाएंगे, 2 नए क्रिकेटर्स हैं उन्हें भेज देते हैं, वो आने वाले टाइम में बड़े क्रिकेटर्स बनेंगे। अब वो तो मतलब आई मीन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग कि आपको था कि अब यार क्या ही करें, तो हमने कहा कर लेते हैं भाई। तो विराट कोहली आए बड़ी सी गाड़ी में, उनकी उस वक्त भी ही हैज अ बिग कार, तो हमने वो इंटरव्यू किया, ठीक है। एंड इवन उस इंटरव्यू में मैंने विराट कोहली को सेकंड इंट्रोड्यूस किया। पहले पुनीत बिष्ट इज वन क्रिकेटर, तो उनको इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त वर्ल्ड कप आने वाला था, तो उसके इर्द गिर्द हमने सवाल पूछे, ये वो इंटरव्यू हो गया, डन एंड डस्टेड, खत्म। उस वक्त तो विराट कोहली को मतलब क्या ही पता ही नहीं था। देन व्हेन अंडर 19 वर्ल्ड कप हैपेंड, टीम इंडिया जीती, मैंने कहा यार ये तो वही बंदा है, तब भी मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। बट देन व्हेन ही केम टू टीम इंडिया, कैप्टन बनाना जब, तब आई सेट कि यार उस इंटरव्यू को निकालते हैं। अच्छा, मेरा आलस था कि कॉलेज जाना पड़ेगा, बट तब तक कॉलेज ने ही अपने यूट्यूब पे उसको डाल दिया था, बट वहां से उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। बट देन आई पिक्ड इट अप एंड देन इट वेंट वेरी वायरल। और अब तो मतलब विराट जब भी कुछ करता तो ब्रूट पे आप लोग देखते होगे, अक्सर विराट कोहली के फर्स्ट इंटरव्यू की वो क्लिप्स जो हैं वो चलती रहती हैं। And that is your interview. That is my interview. सब यूज करते हैं उसको, मतलब कोई कॉपीराइट भारतीय विद्या भवन भेजता नहीं है, तो इसीलिए सबने उससे बहुत पैसा कमाया मुझे छोड़ के। आई थिंक द मैसेज इज कि अपनी कॉलेज की असाइनमेंट्स को बहुत सीरियसली लिया जाए, और यू नेवर नो व्हाट कम्स नेक्स्ट टू योर वे। मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा, मुझे बनाने में उस कॉलेज का ही बहुत बड़ा हाथ रहा। हमारे कॉलेज में एक ट्रिप हुआ करता था ऋषिकेश का, वो लोग 7-8 दिन के लिए ऋषिकेश लेके जाते थे। रोज आपको एक असाइनमेंट मिलता था, एक ग्रुप बनाया जाता था जिसमें अलग अलग लोग होते थे, ठीक है, मतलब एक इस डिपार्टमेंट का, एक कैमरा का, एक एडिटिंग का। रोज सुबह एक असाइनमेंट मिलता था, रात तक आपको पूरा करना होता था, और अगले दिन फिर उस पर डिस्कशन होता, मतलब यू हैव टू डू इट, कोई चॉइस नहीं थी। तो वहां पे जो प्रैक्टिकलिटी हमने सीखी ना, वो दैट वाज समथिंग एल्स। जो कॉन्फिडेंस एक आपके अंदर आता है ना, जैसे वहां पे हमें न्यूज़ एंकरिंग करवाई जाए, तो वहीं से सबने बोलना शुरू किया कि अरे यू स्पीक वेरी वेल, तुम तो एंकर बन जाओगे, ये है वो है। तो वहाँ जो वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिली उसने बहुत, और आई थिंक मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो आपको नुकसान नहीं करती, फ़ायदा ही पहुँचाती है। अभी नहीं होगा, हो सकता है ये सब बच्चे बैठे हैं, इनको लग रहा है अरे यार क्या मतलब 1 घंटा खराब, इससे में तो मतलब जाके बाहर कोने वाले से सैंडविच ही खा लेते, या गर्लफ्रेंड को फ़ोन ही कर लेते, थोड़ी देर नाराज़ हो रही है वो। बट हो सकता है कि 6, 8, 7 महीने बाद इसी में से उनको कुछ, इनमें से कोई मेरे साथ काम कर रहा हो, इनमें से कोई एक्टर बन जाए, माइट बी आई एम इंटरव्यूइंग दैट पर्सन। तो आई थिंक जो कुछ भी होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ ले जाके देता है। बिल्कुल। अमित, इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स के साथ आप जुड़े रहे हैं। आपके शुरुआती दौर में यू वर विद द स्टार न्यूज़, एंड देन दैट आल्सो अ कैंपस प्लेसमेंट। अरे वाह, वेरी गुड। दैट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट। मैं आपको बताता हूँ, शुरू में मीडिया का बहुत हुआ था कि भाई नौकरी उसी को मिलेगी जिसका जैक होगा,
ठीक है, आप लोग भी सुनते होगे कि भाई जैक जिसका होगा, जिसके पापा, मतलब तुझे पता मेरा बाप कौन है, यही चलता था कि भाई साहब जिसका बाप बड़ा आदमी उसे नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे ये यकीन हो गया था कि नौकरी तो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा बाप बड़ा आदमी नहीं था। ठीक है, तो हमने बड़ा जुगाड़ लगाया। एक चैनल है MH1, मे बी यू मस्ट हैव हर्ड, MH1 न्यूज़ भी है उनका, वहाँ मुझे जॉब मिल गई। ठीक है, करनाल बाईपास पे। तो उन्होंने मुझे रिसर्च के काम पे लगा दिया और CEO के कैबिन में बैठा दिया। ठीक है, तो इन द मीन टाइम मैंने स्टार न्यूज़ का एंट्रेंस टेस्ट जो भारतीय विद्या भवन के थ्रू हुआ था वो दे दिया, और वो टेस्ट भी हुआ मेरे अपने कॉलेज में, किरोड़ीमल में। अच्छा। वो जब टेस्ट हुआ तो वहाँ भाई बड़े बड़े लोग आए, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो एग्जामिनर्स को जानते थे। हमको लगा यार नौकरी तो भाई ये ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इन द मीन टाइम वहाँ नौकरी मिली, मैंने कॉल सेंटर की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। उस वक्त कॉल सेंटर बूम पे थे। आई थॉट कुछ नहीं होगा तो यार कॉल सेंटर में काम कर लेंगे। अब सब गाली पड़ रही है, अच्छी खासी रेनबैक्सी की नौकरी थी, छोड़ दी, आज तुम कहाँ पहुँच जाते, ये होता वो होता। 5वां दिन था मेरा MH1 में, मुझे स्टार न्यूज़ के HR का फ़ोन आया कि आपका हो गया है। मैं फ़ोन पे बात करते करते बाहर आया, दोबारा अंदर ही नहीं गया। तो दैट्स हाउ आई गॉट। उस वक्त मीडिया, जैसे अभी तो बहुत इजी हो गए इंटर्नशिप्स, आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत से बच्चे वैसे रीच आउट कर लेते हैं। उस वक्त कुछ नहीं था। उस वक्त ये था कि आपको अगर कॉलेज हेल्प कर देगा या कोई आपका बहुत बड़ा जैक होगा तो ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो that's how I got into Star News. So Star News, then TV Today Network. Star News, then 2 साल के लिए TV Today Network, then again back to the now ABP. Now News. ABP, yes. So in your this journey, the entertainment, you have always picked entertainment beat. तो आपने किसी और बीट को कवर कभी किया? I haven't picked. You have not. The beat picked me. I'm sure. मेरा इंटरेस्ट तो क्राइम में था, पॉलिटिक्स में था। That's what I want to know. मेरा इंटरेस्ट क्राइम और पॉलिटिक्स में था। Okay. बट वो शुरू में ही ऐसा होता है कि आपको लगा दिया एंटरटेनमेंट के शोज बनाने में, तो स्टार्ट हो गया। तो फिर वहां से शुरुआती दौर से आपने एंटरटेनमेंट बीट, शुरू में न्यूज़ में काम किया थोड़ा बहुत टाइम, बट 6-8 महीने में ही आई वाज इनटू एंटरटेनमेंट बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। मुझे कैमरा के आगे काम करते हुए 3-4-5 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। बहुत इन 3-4-5 सालों में ही I was looking, I don't know which not celebrity you have interviewed, almost everybody. I think मैं कल देख रही थी आपके YouTube पे इंटरव्यूज। I mean, मुझे खोजना पड़ रहा था कि कौन सी सेलिब्रिटी से आप नहीं मिले, किसका इंटरव्यू आपने ना लिया हो। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, रणबीर कपूर एंड हु नॉट। तो आप मुझे बताइए अमित, आपने इतने सारे इंटरव्यूज में आपका ऐसा कोई यादगार इंटरव्यू या कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिससे मिलके आपको लगा हो कि मतलब आपने बहुत कुछ सीखा हो, कोई ऐसा बड़ा मतलब आपका लैंडमार्क सा इंटरव्यू जो आपको अपनी जर्नी में याद रहा, या कोई एक दो तो हैं, मतलब जो हालांकि बहुत सारे हैं, बट अन्नू कपूर को कौन कौन जानता है? मैं जानती हूं, ऑफ कोर्स। अन्नू कपूर इज अ वेरी, आई डाउट दिस जनरेशन नोज अन्नू कपूर। मतलब अन्नू कपूर रेडियो पे एक शो भी करते हैं, ठीक है, उनकी रिसर्च बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, मतलब अन्नू कपूर का कोई भी इंटरव्यू नहीं कर सकता, वो आपको हड़का देंगे और भगा देंगे। तो आई इंटरव्यूड, और शुरू में जब मैं बिहाइंड द कैमरा काम करता था, व्हेन आई वाज इन TV टुडे, अन्नू कपूर वहाँ आए थे और मुझे एक ही आदमी के साथ लाइफ में फोटो खिंचवानी थी, अन्नू कपूर, और दूसरे सलमान खान। ठीक है, तो सलमान खान इसलिए क्योंकि सलमान खान पे सबसे ज़्यादा शोज बनाता था मैं। एक बार सलमान खान आए भी थे, बोले कौन है जो ये शो बनाता है? अच्छा, मेरा फैन ही होगा कोई, क्योंकि उसे सब पता होता है कि मैंने किस दिन, उस वक्त हमको ये भी पता होता था अप्रैल में सलमान खान ने ये कहा था, वहाँ ये कहा था। ठीक है, तो अन्नू कपूर के साथ मैंने फोटो खिंचवाई और बहुत टाइम तक वो फोटो मेरी DP में रही। देन कट टू आई इंटरव्यूड अन्नू कपूर, और मैं 4-5 दिन बहुत रिसर्च करके गया। मैंने उनको ओपनिंग ही करी कि सर इस तारीख को आप यहाँ गए थे, ये हुआ। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। इम्प्रेसिंग अन्नू कपूर इज नॉट इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी। ठीक है, अन्नू कपूर उन लोगों में से हैं जो मतलब इजीली प्लीज नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपको भगा देंगे एकदम कि यार क्या पढ़ के नहीं आते हो क्या, कुछ भी पूछ रहे हो। ठीक है, देन वो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में भी तारीफ की, हो गया। 20-25 दिन बाद फोन आया उनके मैनेजर का, बोले यार अन्नू साहब बात करेंगे। अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने कहा क्या हो गया? तो एकदम इमोशनल अन्नू कपूर बोले बेटा मैंने ना पिछले 20-25 सालों में ना कोई इंटरव्यू नहीं देखा था 5 मिनट से ज़्यादा। मैंने पूरा 25 मिनट का इंटरव्यू देख लिया तुमने। अच्छा मेरे लिए तो मैंने कहा अरे सर ये तो ऑस्कर दे दिया आपने मुझे। तो दैट मोमेंट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। और फिर तो उनसे खैर एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग डेवलप हो गई और फिर तो बात होती रहती है। ऐसे ही हुआ था जावेद अख्तर साहब।
देखो ये सब लोग ना लर्नेड लोग हैं, ये अनन्या पांडे नहीं है कि आपने जिमी चू पहना है कैसा लग रहा है, ठीक है, वो नई जनरेशन के हैं। वो जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू करना, इस एक किताब आई उनकी, 4 दिन मैंने किताब पढ़ी, उनको दोपहर को 2 बजे आना था, वो रात के 9 बजे आए। अरे अच्छा। और फिर 8 बजे फोन आया कि आज रहने दें। अरे मैंने कहा सर मैं, ये भी चैलेंजेस रहते होंगे बहुत ज्यादा। मैंने कहा नहीं आप आइए, इंतजार है आपका। तो वो आए और जावेद साहब जैसे हमें दिखते हैं ना, मतलब हम देखते हैं उनको बोलते हुए एकदम बहारते हुए, बट जब वो मिलते हैं ना, क्योंकि एज तो हो गई है, तो ऐसे ऐसे उनके हाथ कांपते हैं, ठीक है, मुश्किल से चल पाते हैं, ठीक है, बट व्हेन ही स्पीक्स तो मतलब उनसे बेहतर शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान में 2 ही 4 लोग होंगे जो बोल सकते हैं। तो आए, तो जैसे टेबल रखा होता है इंटरव्यू का, उसके ऊपर पानी की बोतल रखी थी। मैंने कहा सर नीचे रख देते हैं। बोले 10 मिनट ही तो बातचीत करेंगे ना आप। अच्छा। 10 मिनट तो मैं कोई बात नहीं बिना पानी के रह लूँगा। मैंने कहा नहीं सर बीच में पी लीजिएगा, ठीक है। एंड देन दैट इंटरव्यू वेंट ऑन टू 1 hour 10 minutes। ठीक है, अच्छा भाई चल रहा है, किससे कहानियां मैं भी पूछ रहा हूँ उनसे, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर बज गए 10 सवा 10, अब मुझे लगा यार बड़ा लेट हो गया, मैंने खुद ही खत्म किया। फिर जब वो जाने लगे पार्किंग में तो बोले अच्छा किया आपने। मैंने कहा सर आपसे तो मैं पूछने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। बोले नहीं आपने अच्छा किया। तो ये 2 पर्टिकुलरली मुझे लगता है इस तरह के मूवमेंट्स रहे जो मतलब मुझे लगा कि जब आप इस तरह के जो लेजेंड्स होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, किसी बहुत गर्व महसूस होता है, आई एम श्योर। और अमित, मैं आपके एक इंटरव्यू में भी कहीं सुन रही थी, आपने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था तब से मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। मुझे लगता है हर किसी को होता है उस एज में। और आप किसी भी तरह की फिल्म देख लेते थे, मतलब बिलो एवरेज फिल्म भी आप हंसी खुशी देखने चले जाते थे। अब मैं एक्चुअली उस पर आने वाली हूँ। अब आप एक फिल्म रिव्यूअर हैं, क्रिटिक्स हैं, तो आप जब अब फिल्म देखते हैं, क्योंकि जब पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट तो मकसद नहीं रहता होगा, अब आपको उसका एनालिसिस करना है, उसको अपनी जो बारीकियां हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको स्टडी करना है। तो तब और अब के देखने में कितना अंतर है, और अब आप किन बातों को ध्यान रखते हैं एज अ फिल्म रिव्यूअर जब आप किसी फिल्म को देखते हैं या किसी OTT प्लेटफॉर्म के किसी प्रोग्राम को आपने रिव्यू करना है? क्योंकि मुझे लगता है तुरंत इतने फास्ट पेस्ड ज़माने में, डिजिटल ज़माने में तुरंत आपको उसे ब्रेक भी करना है। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को कुछ बताइए कि ये बीट कैसे काम करती है, और अब आपको कितना उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है जब आप फिल्म को देखते हैं। क्योंकि आज फिल्म को देखना, जब आप स्टूडेंट हैं तब आप एंटरटेनमेंट की हैसियत से देख रहे हैं, लेकिन जब आप एक रिव्यूअर बन जाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स, उसके सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या रहते हैं? देखो पहले जब फिल्म देखते थे तो हम देखते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। आप लोग अभी फिल्म देखने जाते होगे, आप एंजॉय करते होगे फिल्म को, कि हमको बस फिल्म देखनी है, क्या बढ़िया, जिसका रणबीर कपूर देखना है कितना हैंडसम लग रहा है, या कटरीना कैफ देखनी है कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है, या फिर मतलब वाइज वर्सा, जो भी है जिसका जो जो इंटरेस्ट हो। बट व्हेन यू रिव्यू अ फिल्म ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि ये फिल्म जैसे ही खत्म होगी आपको तुरंत रिव्यू देना है। सो देन यू हैव टू सी कि भाई इस फिल्म में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, डायरेक्शन कैसा है, स्टोरी में कुछ नया है या नहीं है, या फिर वही स्टोरी जो है बना दी गई है जो कि हम 50 बार देख चुके हैं, ठीक है। डायरेक्शन, म्यूजिक, एक्टिंग, कई बार क्या होता है, एक बार एक फिल्म थी मैंने देखी, मुझे बॉम्बे में एक प्रोड्यूसर ने बुलाया कि यार मेरी फिल्म है आप देख लीजिए आके, तो मैं चला गया, तो मैंने फिल्म देखी, मुझे फिल्म ठीक लगी, मुझे फिल्म में हीरो हीरोइन अच्छे नहीं लगे। उस फिल्म का नाम खैर छोड़िए, नाम छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि फिल्म तो अच्छी है लेकिन इस फिल्म की हीरो और हीरोइन एक्टिंग में 5वीं फेल है, ठीक है। तो भाई वो हीरोइन भड़क गई, हो रही है मुझे वो कौन सी, तो हीरोइन भड़क गई, ठीक है। तो इस सेट की ये आपने ये वो, मैंने कहा एक काम करते हैं 25 लोगों को बुलाता हूं, मैं तुम्हारी पिक्चर दिखाता हूं, वो जो रिव्यू बोलेंगे मैं डालूंगा। उस हीरोइन को भी पता था कि वो एक्टिंग में 5वीं फेल है। इस सेट की नहीं, ठीक है, पहले कहा आपने पैसे ले लिए, ये ले लिए, देन दे सेड सॉरी, ये वो फलाना ढिमका। तो इस तरह के प्रेशर्स भी होते हैं, बट अब आपको वही बैलेंस भी करना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली एक फिल्म आई थी, बहुत घटिया फिल्म थी, मतलब घटिया शब्द उसके लिए छोटा है, ठीक है। अब लेकिन उस फिल्म में जो स्टार था वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मतलब ही कांट टेक क्रिटिसिज्म, ठीक है। सो वो ही वाज बिहाइंड माय लाइफ कि आप इसकी तारीफ ही कर दो यार,
जैसे भी कर दो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। देन दे डू दीज थिंग्स ऑल्सो। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि भाई मतलब आपके ऑफिस में फ़ोन करवाया जाएगा, आपके सोशल हैंडल्स को ट्रोल करवाएंगे आपको, ठीक है। ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। नहीं, अब आपने ये कहा हमें, तो इससे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपके रिव्यूज देखे हैं एंड आई थिंक यू आर नोन फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यूज, मगर ये जो पेड पीआर का जमाना आ गया है कि आप पैसे दे के अच्छे रिव्यूज, क्योंकि आपने भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कहा, तो मुझे लगता है ये आम लोग इस बात को समझते नहीं है कि ऐसा होता होगा। नहीं, देखो आम लोगों में क्या धारणा है कि तुमने अच्छा बोला तो भी पैसे मिले, बुरा बोला तो भी पैसे मिले। आप समोसा क्रिटिक ही हो, चाहे आप समोसा खाते हो नहीं खाते हो। So you face that criticism and backlash? अच्छा, मतलब जब तक आपको बैकलैश नहीं मिल रहा है ना, तब तक समझो आप कुछ कर नहीं रहे हो। मतलब क्योंकि आप किसी को पिंच ही नहीं कर रहे हो। जैसे हमारे एक संपादक हुआ करते थे, तो वो ये कहते थे कि जब तक शिकायत नहीं आएगी मेरे पास, तब तक आप सक्सेसफुल, तब तक कुछ नहीं कर रहे हो तुम, क्या किया तुमने, ठीक है। तो मेरी रोज शिकायत जाती थी उनके पास कि अरे यार इसने आज ये कर दिया, इसने आज वो कर दिया, बट वो भी क्योंकि रियल जर्नलिस्ट थे तो वो सपोर्ट करते थे, बोले स्टोरी ठीक है ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, खराब को तो खराब ही बोलेंगे ना यार। तो ये प्रेशर्स हमेशा रहेंगे और इन प्रेशर्स के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब बीइंग ऑनेस्ट इज आल्सो नॉट वेरी इजी। मतलब आजकल तो इंस्टाग्राम ही उड़वा देते हैं। एक कंपनी थी, दे स्पेंट लॉट ऑफ मनी टू गेट माय इंस्टाग्राम डिलीटेड। अच्छा, तो ये सब सारे हर तरह के प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। बड़ा तो मुश्किल है ऐसे में, तो आई मीन अपनी एक आइडेंटिटी और मेंटेन करना। आम लोगों में एक जो परसेप्शन है वो यही है कि भाई जो भी है तुम पैसे ही लेते हो, चाहे तुम अच्छा बोल रहे हो। अभी एक फिल्म आई थी, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी फिल्म का ट्रेलर आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज से मिलता जुलता है। सो आई रिव्यूड दैट ट्रेलर अकॉर्डिंगली। उन्होंने मेरे पीछे बॉट्स लगा दिए, मतलब वो रिव्यू डला 5 मिनट में 150 कमेंट्स, ठीक है, सबके सब ये वो माँ बहन ये वो कर रहे हैं। आई मेड अनदर वीडियो कि तुम लोग ये मतलब यू आर डूइंग दिस, स्पेसिफिकली उनका नाम लेते हुए कि अब अगर वो बॉट्स नहीं रुके आई विल मेक अनदर वीडियो। वो बॉट्स रुके, दोस गाइज केम, दे सेड कि So how difficult it is to have your firm foot in such kind of industry? बहुत मुश्किल है। सुन के तो लग रहा है मुझे कि बैकलैश, क्रिटिसिज्म सब कुछ होता है। और अब जिस तरह की फिल्में आजकल आ रही हैं, मैं तो नाम ले लूंगी जैसे सैयारा मूवी आई, आने से पहले फिल्म का इतना प्रमोशन हुआ, हर तरह का जो फिल्म रिव्यूअर है वो भी आ रहा है, वो भी बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है फिल्म तो 100% देखनी है। जेनजी में एक जो प्रमोशन क्रिएट किया गया, आई डाउट anybody who is existing in India has not watched that movie. I think every Gen Z, though I'm sure they have people आप like में से me सबने of देखी है? किसने सैयारा देखी है? कौन सैयारा देख के रोया था? Oh my God, horrible stuff. तो आप ये समझो उस फिल्म की मार्केटिंग कैसे की गई थी, ठीक है। अब मैं आपको नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आजकल चलती है। देखो, एक तो होते हैं बड़े वाले इन्फ्लुएंसर जिसका 1 मिलियन फॉलोअर होंगे, 2 मिलियन फॉलोअर होंगे, ठीक है, जिनको मोस्टली हम जानते हैं, ठीक है। अब एक नया तरीका है, जब 2 मिलियन फॉलोअर वाला बंदा कुछ पोस्ट करेगा तो आप सीधे समझ जाओगे इसने पैसे लिए, इसका रेट है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, व्हाटएवर। लेकिन जब कोई 500 फॉलोअर वाला बंदा पोस्ट करेगा, आपको क्या लगेगा? ये तो ऑर्गेनिक है। नो, दैट इज द मार्केटिंग। अब जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लिया जाता है, उनसे एक रील बनवाई जाती है और उस रील को वायरल करा दिया जाता है, ठीक है। आपको लगता है यार इस आदमी को क्या लेना देना होगा, तो दिस इज द न्यू स्ट्रेटजी, ठीक है। अब आप सब रील्स देखते होंगे, आई एम श्योर अभी भी कुछ लोग बैठे बैठे देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी रील है, मतलब मुझे बताइएगा बाद में। तो आप जब कोई इंटरेस्टिंग रील देखते हो तो क्या जाके देखते हो कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं या उसे फॉलो करते हो? मोस्टली नहीं करते। एम आई राइट? मोस्टली नहीं करते हैं हम लोग, बस रील को एंजॉय करते हैं और निकल जाते हैं। सो आज की डेट में फॉलोअर्स उतना मैटर नहीं करते जितनी मैटर रीच करती है। योर रीच शुड बी गुड। तो ये आपको देखना है। लोग क्या करते हैं, फॉलो कर लो, फॉलोअर्स के पीछे दौड़ रहे हैं। कई ऐसे हैंडल्स होंगे जिनके फॉलोअर्स बड़े कम होंगे लेकिन उनकी रीच बहुत जबरदस्त होगी। अल्टीमेटली आपको दिखना है। और आज की डेट में तो देखो, आप सब लोग जो हो
मतलब यू डोंट नीड अ ब्रांड, यू डोंट नीड अ चैनल, आप अपना कुछ भी कहीं भी शुरू कर सकते हो इफ यू हैव कंटेंट। बट पहली शर्त यह है कि कंटेंट में कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर लड़के को लगता है वो रणबीर कपूर है, हर लड़की को लगता है वो दीपिका पादुकोण है, ठीक है, कि मैं जाऊंगी सीधे मुझे ब्लेजर देंगे और नमस्कार आप देख रहे हैं फलाना फलाना न्यूज चैनल, मैं हूं, ये वो शुरू हो जाएगी। बट इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि जब आप वहां जाते हो ना, अगर आपको अब भी मौका दे दिया जाए तो आप में से आधे से ज्यादा लोग कुछ नहीं बोल पाओगे। वो कहने की बात होती है। कॉलेज में हम बोलते हैं, ठीक है, कॉलेज में तो क्या होता है ना, आप गलत भी बोलोगे, कोई आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। बट यू नो ऑन सोशल मीडिया, ऑन मीडिया, आप एक भी वर्ड अगर गलत बोल देते हो, आपके ऊपर कोर्ट केस से लेके बहुत सी चीजें हो सकती हैं। You have to be very responsible. You said that's not easy for the students. So अमित, ABP जैसी बड़ी संस्था में आप हैं और कई सालों से हैं वहाँ पे, मास कम्युनिकेशन के सब स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगता है अगर मैं अभी इनसे पूछूं तो इन्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट बीट को जो कवर कर रहा है, उन्हें लगता है कि ये जो फील्ड है इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड की बात हो रही है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू लेना है, इन्हें लगता है शायद यही entertainment journalism, which is not that way. Which is not that. So Absolutely. what are those visible realities that you feel are there in this field, and you believe that students who have to enter into this field and they have to pick by any chance this particular beat, so what all those points they have to keep into their mind? क्योंकि मुझे लगता है बाहर बैठे हम भी हैं, हमारे लिए एक सेलिब्रिटी के साथ कोई खड़ा है तो वो भी सेलिब्रिटी है, तो वो उसके पीछे वो मेहनत, वो लगन, वो लेजनिंग, मुझे लगता है वो हम सब नहीं जानते। और स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि आपने कहा इट इज़ नॉट ईजी। So what do you think is not easy? I want you to discuss on those visible realities which you face as a challenges and which you think that students should know. देखो, हमारे यहाँ पे ना थोड़े दिन पहले एक लड़की आई इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, अरे सर मुझे आप मौका दो, ये वो, मैं तो बस कुछ उखाड़ देना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने कहा जाओ जाके ना बी प्राक का इंटरव्यू करो। बी प्राक, यू नो एवरीवन, बी प्राक के साथ शायद आप में से बहुत लोग फोटो खिंचवाना चाहते होंगे। आई टोल्ड हर कि ये बी प्राक का इंटरव्यू है। अरे सर ये तो रात को है, मैं तो नहीं जा सकती, मैं ना वो दिन वाला कर लूंगी, बॉनी रॉय वाला। सो वहां शी मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। तो पहली तो बात, यू हैव टू बी अवेलेबल। बी प्राक या whoever सुपरस्टार, वो आपके टाइमिंग के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। और आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ अपने टाइम के हिसाब से चाहते हैं, ठीक है। अक्षय कुमार का इंटरव्यू करोगे वो सुबह आ जाएगा, वो टाइम से पहले आ जाएगा। लास्ट टाइम व्हेन आई इंटरव्यूड अक्षय कुमार, व्हाट हैपेंड, 10 बजे का टाइम था, ठीक है, 2 एक्टर थे, एक नया था और एक अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार वाज डॉट ऑन टाइम, वो नया वाला अभी अपना ब्लेजर प्रेस कर रहा था, दैट इज व्हाई ही इज अक्षय कुमार, ठीक है। तो ये जो पंक्चुअलिटी है ये बहुत जरूरी है। और अक्षय कुमार ने अपने बिहाफ पे एक जर्नलिस्ट को बुलाया हुआ था, उस जर्नलिस्ट ने अक्षय कुमार को रिक्वेस्ट किया होगा कि सर मैं भी इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो अक्षय ने कहा होगा चल मेरे इंटरव्यू 10 बजे से शुरू होने, तू 9:45 आ जियो, 15 मिनट में तुझे दे दूंगा। अक्षय वाज देयर, दैट जर्नलिस्ट वाज नॉट देयर, ठीक है। तो अब सोचो, इतना बड़ा आदमी है लेकिन वो टाइम पे था वहां पे, ठीक है। तो ये जो एक तो पंक्चुअलिटी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हमें लगता है अरे साउथ में जब आप जाते हो ना, ठीक है, अगर कोई इवेंट 10 बजे शुरू होना है, 9:59 पे, बी इट कमल हासन, बी इट मोहनलाल, दे विल बी देयर, ठीक है। और हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो कंघी कर रहे होते हैं, ठीक है, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं, मतलब वो वहां जर्नलिस्ट सेलिब्रिटी है, ठीक है। मतलब आज की डेट में अगर कोई 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला भी है जिसने 2-4 छोटे मोटे सेलिब्रिटीज का भी इंटरव्यू किया, वो उनसे बड़ा सेलिब्रिटी वो खुद है। ये आपको सोचना, सेलिब्रिटी आप नहीं हो, सेलिब्रिटी वो है, ठीक है, आपको उसको पकड़ना होगा। दूसरी बात रिसर्च, ठीक है। ज्यादातर लोग जो हैं वो वही सवाल पूछते हैं, क्या किरदार है आपका, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आओगे ना, वो एक्टर आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखेगा, ठीक है। मतलब उसको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं सामने वाले बंदे में कुछ दम है, नहीं तो फिर वो भी आपको, कई बार ऐसा हुआ, जैसे आई वाज इंटरव्यूइंग विद्युत जामवाल, अक्सर क्या होता है, पीआरस, यू नो पीआरस,
उनके मैनेजर वो सब वहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, आपके सर पे डंडा लेके खड़े होते हैं, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। अब अच्छा, ये भी रहता है, यही रहता है, ओहो, ठीक I है। see। और उस बीच आपको कुछ ऐसा निकालना भी है जो चले। तो विद्युत जामवाल से मेरी बात हो रही थी, तो उसका पीआर जो है वो ऐसे ऐसे करने लग जाता, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो विद्युत ने कहा स्टॉप, आई एम टॉकिंग ना। दैट इंटरव्यू वेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज ही वाज एंजॉयिंग। अगर वो एंजॉय ना कर रहा होता तो कहता चलो भाई ठीक है, खत्म कर दो। तो आपको ये चैलेंज होगा कि आपको पूछने नहीं दिया जाएगा, बट आपको पूछना है। जैसे अभी परसों आई इंटरव्यूड रवि किशन, यू ऑल नो रवि किशन, मामला लीगल है, उसकी सीरीज आई अभी। तो मुझे कहा नहीं, नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस, नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस। मैंने उससे पूछा योगी जी को अपनी सीरीज दिखाओगे? सीरीज पे सवाल पूछा, पॉलिटिकल थोड़ी पूछा है। तो उसमें योगी जी भी आ गया, उसने खुद ही सारी चीजों का जवाब देना। तो यू हैव टू फाइंड वेज, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजी होगा, ठीक है। अभी अब अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी इंटरव्यू देगा ना आपको, वो पहले आपका प्रोफाइल देखेगा कि आपने किया क्या है। एक बार क्या था, आई वॉज नॉट इन दिल्ली, आयुष्मान खुराना को आना था, थामा आई थी, थामा एक फिल्म आई थी, यू ऑल रिमेंबर, उसकी लास्ट फिल्म आई थी थामा, ठीक है। सो आई वाजंट हियर, सो आई रिक्वेस्टेड कि मेरी टीम से कोई कर लेगा, उसने इंटरव्यू ही नहीं दिया, ठीक है। तो आपको एक बेंचमार्क अपना बनाना पड़ेगा कि भाई, और वो आपके काम से होगा। मान लो आपने 4 ही इंटरव्यू किए हैं, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी के पास वो जाएं, वो देखे, तो उसे लगे कि हाँ यार कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो और आज की डेट में प्रेशर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मतलब आज की डेट में इट्स नॉट इजी टू गेट सेलिब्रिटीज बिकॉज उनके मैनेजर्स हैं, और मैनेजर्स उनसे बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है। चाय से गर्म केतली होती है, ठीक है। मतलब मैनेजर्स विल बिहेव लाइक कि, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि देयर वाज वन वेरी बिग सिंगर, ठीक है। मैंने उनके मैनेजर को मैसेज किया कि आई वांट टू इंटरव्यू हिम, साथ ही मैंने सिंगर को भी मैसेज कर दिया। तो सिंगर का आ गया फटाफट, अरे आप आओ, ये वो क्या नाश्ता करोगे, क्या करोगे, ठीक है। इंटरव्यू हो गया अगले दिन, ये वो 3 दिन बाद उसके मैनेजर का आया, सर इज नॉट अवेलेबल। मैंने उसे वो लिंक भेजा, मैं कहा इंटरव्यू इज डन, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड वेज। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि जैसे वो एक कहते हैं ना कि दरवाजा बंद है, ठीक है। अभी हम सब बोल दें कि दरवाजा बंद है, सब आधे ज़्यादा लोग मान लेंगे दरवाजा बंद है, कोई जाके देखेगा नहीं बंद है। यू हैव टू फाइंड वेज। और जब आप एक रिलेशनशिप बना लेते हो ना सेलिब्रिटीज से या किसी से भी, वो आपको याद रखता है और वो आपको फिर एक अलग एक्सेस देता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो कई सेलिब्रिटीज के मैनेजर जो हैं वो बहुत ही दे बिहेव लाइक कि अरे मतलब बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। बट अब अगर आपके उन सेलिब्रिटीज से अच्छे रिश्ते हैं तो आपको कुछ काम है तो वो खुद अपने मैनेजर को बोलेगा चल उसका काम कर। तो यहां आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। और रिलेशन कैसे बनेगा? आपके काम से। रिलेशन आपके लुक से नहीं बनेगा, रिलेशन पार्टीज में जाने से नहीं बनते, ये ध्यान रखना। बहुत लोगों को लगता है हम पार्टी में जाएंगे, वहां मिलेंगे, इसके साथ फोटो डालेंगे, वो शेयर कर देगा। नहीं, अक्सर उनकी टीम शेयर करती है, ठीक है। जो कई लोग खुश हो जाते हैं ना कि शाहिद कपूर ने मेरी फोटो शेयर कर दी, ठीक है, तो उनकी टीम शेयर करती है, ठीक है। तो दूसरा, स्टार स्ट्रक नहीं होना है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, अभी जर्नलिस्ट, आधे से ज्यादा जर्नलिस्ट को फोटो खिंचवानी होती है, दे आर हैप्पी फोटो खींच के। वो कई तो लड़कियां मैं देखता हूँ, ओ माय गॉड रणबीर, मतलब वो क्या, तुम सवाल ही क्या पूछोगे, ठीक है। जब आप ही ऐसे ऐसे कर रहे हो, ही नोज। एक अभी थोड़ा लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यूड रणबीर, तो एक लड़की थी वैसी छोटी सी, तो रणबीर ने उससे पूछ लिया कौन सी क्लास में हो, and she was a journalist, and she जर्नलिस्ट was थी, ठीक है। तो अब वो वही फैन गर्ल टाइप बिहेव कर रही थी वो, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी क्लास में हो। तो जब आप किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठो, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नो लेस देन दैट सेलिब्रिटी। आप उसको इज्जत दो, ठीक है। जैसे आप बच्चन साहब के साथ बैठोगे, बच्चन साहब, अरे साहब मत बोलिए, ठीक है, ठीक है। तो उनको महानायक बोलोगे, अरे ये सब कॉल मी अमिताभ बच्चन, बट आप अमिताभ बच्चन सर बोल दोगे, ठीक है। तो यहां पर यू हैव टू एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, प्लस एक लेवल ऐसा रहना चाहिए। आप इंटरव्यू लेने आए हो, ठीक है, आप
जर्नलिस्ट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो, नहीं तो आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, बट यू आर नो लेस। तो ये एक तो कभी भी आपके कॉलेज में कोई सेलिब्रिटी आएगा तो उसके पीछे दौड़ो मत कि अरे मैं फोटो, एम शुड बी बिगर। जैसे थोड़े दिन पहले हमारा एक इवेंट था, वहाँ शाहरुख खान आए, इससे छोटा रूम था, ठीक है, आप जहाँ बैठी हैं वहाँ शाहरुख खान बैठे थे और मैं यहाँ बैठा था, ठीक है। तो सब लोग खड़े थे शाहरुख खान को देखने के लिए, ठीक है। आई वॉज सिटिंग, ठीक है, बिकॉज आई हैव थॉट कि यार मैं इसका इंटरव्यू मन्नत में करूंगा, ठीक है। सो यू हैव टू, योर एम शुड बी बिग। ये नहीं कि मेरी एक फोटो खिंच जाएगी तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, बिकॉज अब आप इस प्रोफेशन में हो जहां आप अगर बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा होगा। अगर सोचोगे ही कि मेरी फोटो खिंच जाए तो फिर फोटो ही खींचेगी, फिर कुछ नहीं होगा। दूसरा, प्रेशर्स में आपको अपनी बात कैसे कहनी है, प्रेशर्स बहुत आते हैं। क्या होता है कि मान लो आपको कोई एक्टर अपने घर बुला ले खाने पे, ठीक है, कितनी बड़ी बात होगी यार, मुझे इतने बड़े एक्टर ने अपने घर बुलाया, अपने हाथ से चाय पिलाई, ठीक है, मतलब आप में से आधे तो उसी में फिदा हो जाओगे। ये सुन के तो बहुत बड़ा लग रहा है वैसे। तो नहीं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप में से आधे तो कहोगे तू जो कहे मैं तो मतलब कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है, बट वो उनकी भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, ताकि तब आप उनके बारे में लिखें। जैसे एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है, उसके लिए हम लोग को जर्नलिस्ट को जॉर्डन लेके गए थे, जहां आजकल युद्ध भी चल रहा है, बड़ी खूबसूरत जगह है, ठीक है। वहां एक बड़ी अच्छी पार्टी हुई, ये वो 2-3 दिन उन्होंने हमें जॉर्डन घुमाया। तो उस प्रोड्यूसर से मैंने पूछा कि क्यों लाए हो यहाँ पे, मतलब कुछ करा तो रहे नहीं हो, हम घूम रहे हैं जब से आए हैं। बोले देयर इज नो एजेंडा, आपको सिर्फ लाए हैं, ठीक है। क्यों लाए हैं, ताकि अब जब आप अगली बार मेरे बारे में कुछ लिखोगे तो शायद आप थोड़े सॉफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये किया जाता है। बट व्हेन दैट फिल्म केम, बहुत ही घटिया फिल्म थी, अच्छा, मतलब बहुत ही घटिया फिल्म थी, ठीक है। तो उसका कुछ फायदा हुआ है इनको, कुछ फायदा उस प्रेस टूर का कुछ भी नहीं हुआ। नो, हमने उस फिल्म का बैंड ही बजाया था, ठीक है। सो ये मत सोचो, जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं, यहाँ भी नहीं होते हैं, ठीक है। आज नाराज होगा, कल को उसकी दूसरी पिक्चर भी तो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी। ऑल्सो आजकल एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मैंने देखी है, मतलब अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं तो भी आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। Absolutely. आज से 10 साल पीछे अगर चले जाएं तो इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती थी। आप जो मेन स्ट्रीम में आपका कंट्रीब्यूशन होता था, आप उसके लिए जाने जाते थे। अभी क्या है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग एज अ जर्नलिस्ट, आपकी अपनी आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, आपका काम जो है आपके सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है काम एक तरह से डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो गया। सुबह आप दफ्तर में काम करके निकले, शाम को आपको अपना कंटेंट बिल्डिंग करना है। तो इस चीज का जो ट्रांजिशन है, मतलब 10 साल के दौर में ही मैंने देखा है, मैं भी इस फील्ड से जुड़ी हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है एज अ मीडिया पर्सन। तो आप तब और अब में कितना अंतर देखते हैं? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, अभी अगर आप न्यूज़ चैनल की बात करोगे, ठीक है, जब लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो तुम्हारा वाला तो बीजेपी का है ना, तुम्हारा वाला कांग्रेस का है, ठीक है, यही होता है ना। तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो टूट गया, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब आप एज एन इंडिविजुअल होते हो ना, तो लोगों को लगता है यार हो सकता है यार सही बोलेगा यार, हो सकता है सच बोलेगा यार, और कहीं ना कहीं लोगों को अब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए। जी बिल्कुल। वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या वो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है वो मैटर नहीं करता। अब देखो राज शमानी सब जानते हो, विजय माल्या का इंटरव्यू अगर पहले होता तो कोई बड़ा चैनल करता, सुपर एक्सक्लूसिव भाई, वो तीर कमान सब चला देते, तोप वोप सब फोड़ देते अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, और विजय माल्या लेके आते। बट विजय माल्या वेंट टू राज शमानी, व्हाई? क्रेडिबिलिटी, ठीक है। उसको जो वायरलिटी चाहिए, ठीक है, वो मिल गई। और आज की डेट में ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एज एन इंडिविजुअल अपना बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब यू जस्ट नीड अ फोन, यू जस्ट नीड अ माइक
एंड यू आर गुड टू गो। और उन्हीं की बात जो है आजकल ज्यादा सुनी भी जाती है जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है। मुझे लगता है आपने भी मुझे इसीलिए बुलाया, मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। नहीं, दैट इज अ फैक्ट। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं हो तो कोई नहीं जानता आपको, ठीक है। एबीपी में तो मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे कॉलेजेस वालों ने कब या लोगों ने कब बुलाना शुरू किया, जब मेरी डिजिटल प्रेजेंस बड़ी हो गई कि देखो अरे अच्छा विकी कौशल के साथ भी इंटरव्यू, अरे रणबीर कपूर के साथ भी इंटरव्यू, अरे इसका वीडियो तो शाहिद कपूर शेयर कर रहा। दिस इज डिजिटल प्रेजेंस। इसको थोड़ा सा और थोड़ा हमें बताएं, जैसे आप जो चीज़ अपने मेन स्ट्रीम पे बोलते हैं, क्या उससे कोई डिफरेंट ओपिनियन अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर तो है आपके ऊपर, मैनेजरियल प्रेशर तो होता ही है जब आप किसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा बीजेपी, कांग्रेस और तमाम, आई थिंक ऑडियंस सब जानती है। अगर ये जनरल परसेप्शन है, ये किसी से छुपा नहीं है। मगर हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं अमित, तो जब हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलना चाहते हैं, क्या हमारा ओपिनियन हम जो सुबह बोल के आए उससे अलग हो सकता है? क्योंकि वो मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं, हो सकता है दफ्तर में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर हो, मगर हो सकता है कि जब मैं अपने मेन स्ट्रीम पे आऊँ, अपने सोशल मीडिया पे आऊँ, तो उससे थोड़ा सा मैं फ़र्क रख के बात कर सकती हूँ। इससे इस पे आप कैसे इस चीज़ को नहीं, देखते हैं? देखो अगर कोई फिल्म खराब है, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं पर्सनल प्लेटफॉर्म पे भी खराब ही बोलूँगा और वहाँ पे भी खराब ही बोलूँगा। हाँ, शब्दों का चुनाव थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो सकता है कि भाई आप एक चैनल पे जब बोलते हैं तो थोड़ा सा संभल के बोलते हैं, ज़्यादा संभल के बोलते हैं। हालांकि मैं अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे भी ज़्यादा संभल के ही बोलता हूँ, बट खराब तो खराब रहेगी। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि यहाँ बोल दूँ खराब है और वहाँ बोल दूँ अच्छी है। सो दिस वोंट हैपन। तो ये तो नहीं होता। शब्द थोड़े यहाँ वहाँ ज़रूर हो सकते हैं, बट या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ वीडियो, जब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से जाने के बाद एक वीडियो बनाना चाहूँ कि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे बनाऊंगा। एबीपी को तो कोई मतलब नहीं है कि तुम कॉलेज में जाके क्या भाषण दे के आए हो, तो उससे हमको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो बट ओपिनियन तो ओपिनियन ही रहेगा ना। अब आप पर्सनल प्लेटफॉर्म पे मोदी भक्त और चैनल पे अंधभक्त, तो ये तो नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इससे, एक बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज के साथ डील कर रहे हैं। आज अगर हम पपराजी या ये जो एंटरटेनमेंट बीट जो कवर करते हैं, मुझे लगता है सेलिब्रिटी से ज़्यादा उसके बच्चों में इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप मुझसे पूछें, मुझे आज की डेट में सारे सेलिब्रिटी के बच्चों के नाम भी पता है। तैमूर खान कौन है, जे कौन है, वमिका किसका नाम है, दुआ किसे बोलते हैं, आई एम जस्ट तो ये जो डिस्पाइट उनका ऐसा कहना कि वो नहीं चाहते बच्चों की कवरेज हो, फिर भी ये ट्रेंड बड़ा पॉपुलर है। इसको, ये जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, इसको लेकर के जो एंटरटेनमेंट बीट है वो कभी भी रिजर्व नहीं हुई। पिछले 10 सालों में तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ अ सेलिब्रिटी सेइंग दैट आई डोंट वांट दिस टू हैपन, इवन देन दैट इज हैपनिंग। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? इसमें कितना दायरा मेंटेन करना चाहिए एक पत्रकार को, कितनी चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए? और मुझे लगता है इसकी लिबर्टी तो कोई भी नहीं देता। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं पेपराजी। पेपराजी सबने सुने। पेपराजी और मीडिया डिफरेंट होता है। पेपराजी वो होगा जो सिर्फ एक फ़ोन लेके जाएगा या कैमरा लेके जाएगा, उसको सेलिब्रिटी को पैप करना। ये फॉरेन का कल्चर है जो हमारे यहाँ पे इन दिनों ज़्यादा पॉपुलर है। बट दे आर एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉट रियली, ठीक है। पेपराजी पेजेस हैं बड़े सारे, विरल भयानी, मानव मंगलानी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उनसे फुटेज ले लेती हैं, ज्यादा बात होती है तो, ठीक है। देयर आर वेंडर्स हु प्रोवाइड फुटेज। अब जो प्रिवेसी की बात होती है ना, देखो होता है कई लोग जो इररिस्पॉन्सिबल, देखो हर जगह पे अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। आप में से भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, बुरे होंगे और एवरेज होंगे, ठीक है, बिलो एवरेज भी होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मीडिया में भी अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, पेपराजी भी अच्छे बुरे सब होते हैं। तो अभी कुछ को लगता है कि अच्छा ठीक है, मैंने उसकी फोटो निकाल ली, वीडियो निकाल ली, तो भाई फायदा हो जाएगा, मेरा बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज अपने घर बुलाते हैं, जैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने बाकायदा अपने घर बुलाया सबको, ठीक, चाय पानी नाश्ता सब करवाया और बोला कि हम जब भी अपनी बच्ची को लेकर बाहर जाएंगे आप फोटो नहीं खींचिएगा। उन्होंने आके सबको बता दिया, एंड कोई पेपराजी फोटो नहीं खींचता। तो अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, कि आप फोटो मत खींचना, तो
जो जेन्युइन होगा वो मान जाएगा। And even if they do, then what are the ethical consideration? Are there some? कुछ नहीं है। अभी तो आप एक बात बताओ कि आप देखते होगे कि पेपराजी मोस्टली एक्ट्रेसेस के बॉडी पार्ट्स को जूम करते हैं, ठीक है, वो एक्ट्रेस बोल रही है पीछे से मत लेना, उसी को कैप्शन बना के डाल देते हैं। दिस ऑल्सो हैपन्स, है ना। तो जो जेन्युइन लोग होते हैं ना वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगेन क्या होता है ना कि आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज सबके पास है, ठीक है, तो कोई भी उठा के डाल देगा। तो वहां पर एक क्रेडिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है। अब एक सेलिब्रिटी जा रहा है तो फोन तो सबके पास है, तो शूट कर लेता है। बट एज अ चैनल हम लोग इस चीज को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं कि मतलब अगर कुछ कहीं पे किसी ने ऐसा बोल दिया गलती से, स्लिप ऑफ टंग हो गया या कुछ हो गया, सो वी रिस्पेक्ट दैट। और जो बड़े और जेन्युइन पेजेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पेजेस हैं पेपराजीज के भी, वो भी ये दायरा मेंटेन रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं रखते। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू हैव मैं एक आपकी बात शायद रह गई इसमें, सॉरी, जो आपने बच्चों में इंटरेस्ट की बात बोली। देखो पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है ना, इसमें हम सबका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो देख शर्मा जी की लड़की क्या कर रही है, खुशबू आ रही है, चिकन बनाया उन्होंने, है ना, मंगलवार को भी चिकन खा रहे हैं, शर्म नहीं है इनको। बिग बॉस क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये मान के चलो कि है, अब कोई कितना मर्जी बोल ले कि हमें तो कोई लेना देना नहीं है जी, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि देखो हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, वो सब फेक प्रोफाइल्स बना के हमको स्टॉक करते हैं, ठीक है। वो पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट करते हैं घर आके, है ना, तू बड़ी फोटो डाल रहा है आजकल, हाँ घूम रहा है, ठीक है। ये सबके साथ होता होगा, ठीक है, आई एम श्योर सबके साथ होता होगा। चुन चुन के ब्लॉक करते होगे आप लोग कि बुआ को ब्लॉक करना है, चाचा को ब्लॉक, पापा को फोन कर देगी 2 साल में गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गया था, ठीक है। तो दूसरों के जीवन में हमारी दिलचस्पी अखंड लेवल पे है, इसी चीज को वो कैप्चर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ना एक जनरल लोगों में, जैसे मुझसे कई बार कुछ लोग पूछते हैं, यार करीना कपूर सही में इतनी सुंदर लगती है क्या, फलाना सामने से कैसा ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि मतलब क्या वाकई में इतनी सुंदर है, इतने प्यार से क्या वाकई में वो बोलती है। तो लोगों की दिलचस्पी सेलिब्रिटीज की जिंदगी में हमेशा से रही है, और इसीलिए उसको एनकैश किया जाता है। उनके बच्चों के फोटो देखना चाहते हैं ना, करीना कपूर का बच्चा कैसे लगता है, क्या किसी और ग्रह से आया हुआ लगता है या हमारी तरह लगता है? उसकी भी 2 आंखें होती हैं, और सैफ के बच्चे के भी 2 कान हैं, ठीक है। जो दिखता है वो बिकता है, ये तो खैर डेफिनेट बात है। तो इसी चीज को एनकैश किया जाता है। और बट वही है कि जहां पे रिक्वेस्ट हो जाती है वहां पे वो मान जाते हैं। तो ये अमित, जो OTT प्लेटफॉर्म्स का आना, डिजिटाइजेशन होना सारे सिनेमा का, अब सिर्फ कंटेंट बिल्डिंग की बात नहीं रह गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मोनेटाइजेशन के ऊपर भी बहुत काम होने लगा है, जैसे कि मार्केटिंग। तो ये स्टूडेंट्स जो है, ये अभी हाल ही के स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, इनको 10 साल पहले कैसे इंडस्ट्री वर्क करती थी, शायद दूर दूर तक इन्होंने टेलीप्रिंटर अब होते भी नहीं है न्यूज़ रूम में, अगर अब ये जाएंगे तो आप इन्हें उस दौर के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, और अभी उसमें कितना ट्रांसिशन हुआ है उसमें थोड़ा सा बताइए। देखो जी, शुरू में क्या होता था कि टेप्स पे फुटेज होता था, ठीक है। जैसे मान लो किसी का फाइल फुटेज चाहिए, यू ऑल अंडरस्टैंड फाइल फुटेज, पुराना फुटेज, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अभी किसी भी नेता से जुड़ी कोई खबर आए और उसके विजुअल्स नहीं हैं, तो हम उनका पुराना फुटेज निकालते हैं। तो पहले वो फुटेज टेप पे होता था, हम लाइब्रेरी में जाते थे, उसके काउंटर्स नोट होते थे, एक इंजेस्ट रूम होता है, अभी भी है, अभी भी होता है, वो फुटेज इंजेस्ट होती थी, उसके बाद एडिटर उसको काटता था, ठीक है। अब डिजिटल हो गया है सब, ठीक है। पहले के टाइम पे आपको अगर कुछ भी देखना है, यू हैव टू गो टू लाइब्रेरी, आप टेप में वो काउंटर सर्च करते थे। पहले तो सिस्टम में लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर होता है, आप डालोगे, वो बताएगा आपको इस टेप नंबर पे इस काउंटर में है। अब आप सीधे यूट्यूब पे डालते हो और आपके सामने आ जाता है। तो कंपैरेटिवली तब से लेके अब चीजें बहुत इजी हुई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है। पहले एकदम लाइव करना बड़ा मुश्किल होता था, आज की डेट में तो आप कहीं से भी जो बैठ के जूम से कनेक्ट कर जाओगे और उसको सीधे टीवी की स्क्रीन पे काट लेंगे। जो आप अक्सर डिबेट्स में देखते हो जहां पे कभी कुछ समझ में नहीं आता, 5-5, 6-6, 7-7 विंडोज में गेस्ट बैठे होते हैं, वो एक जूम लिंक से ज्वाइन हो जाते हैं। पहले क्या होता था, आपको ओबी वैन भेजनी पड़ती थी, ठीक है,
तब जाके कोई गेस्ट आपके चैनल पे लाइव दिखता था। तो पहले के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी वाइज तो हम बहुत आगे गए हैं। और इसमें आप यही मतलब इनके बेसिकली इनको एडवाइस पर्सपेक्टिव से आई एम थिंकिंग व्हाट advice you want to give them, a practical advice, because you know we as a teachers we always focus them to read, start reading, start writing, start researching. These are the three most important parameters once you have to enter into this industry. आप क्योंकि इस फील्ड से बहुत सालों से जुड़े हैं, कोई ऐसी खास बात, एक ऐसी एडवाइस मोस्ट प्रैक्टिकल जो आपको लगता है ना आज से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुरंत आपने कल को इस फील्ड में जाना है और इसकी आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो दो बातें इनको बता के देन वी विल वाइंड अप द सेशन। देखो, रिसर्च सबसे ज़रूरी होती है और रिसर्च जब आप करो ना किसी भी एक्टर के बारे में, आप उनके पुराने इंटरव्यू सुनो। डोंट गो बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आधी से ज़्यादा चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। आर्टिकल में कई बार उनका बर्थ प्लेस कुछ और लिखा होगा, वो कहेगा मैं तो कभी वहाँ गया ही नहीं। इट ऑल्सो हैपन्स ऑलवेज। जो उन्होंने अपने मुंह से बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं उनके पुराने, आप अपनी रिसर्च वहां से करो। टाइम लगेगा, ठीक है, बट ऑथेंटिक वही होगी। नहीं तो फिर क्या होगा, आप कुछ भी बोल दोगे, अरे कुछ भी पता नहीं है आपको यार। आप सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी योरसेल्फ, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो चाहेंगे कि भाई हम फलाने जर्नलिस्ट की तरह बन जाएं या हम इस जर्नलिस्ट की तरह बन जाएं। आप उनको कॉपी करना शुरू करते हो, ठीक है, उनकी तरह बोलना शुरू करते हो। जस्ट बी योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे ही रहो। हो सकता है आपका स्टाइल उनसे बेहतर हो, वो पॉपुलर है अभी, आपको अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। मतलब ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती है, ठीक है। मतलब एक तो किसी भी ऊट पटांग चक्करों में मत पड़ो कि एक ही दिन में ये हो जाएगा या एक ही दिन में ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मतलब अगर किसी ने आपको प्रॉमिस कर दिया ना, चलो मैं आपको जाके कल से एंकर बना ही दूंगा, नहीं होगा। अगर उसने बना भी दिया, आप बोल ही नहीं पाओगे। जब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, और वो कब कनेक्ट करेंगे, जब आप अपने कंटेंट पे काम करोगे, जब आपके पास शब्द होंगे, बोलना जानते होगे, ठीक है, तभी कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज तो मतलब बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके बेटे कुछ कर नहीं पाए जीवन में, उनके पास सब कुछ था। तो अल्टीमेटली इट्स योर सक्सेस। नेपोटिज्म सुना है ना, तो करीना कपूर, रणबीर कपूर भी तो नेपो किड्स हैं, सनी देओल, बॉबी देओल भी तो नेपो किड्स हैं, बट कभी उनके बारे में ऐसा सुना है? उनके टैलेंट पे वो चलते हैं, लेकिन जो खराब होता है उसी के बारे में हम सुनते हैं। तो जब आप सक्सेसफुल, अगर आप में टैलेंट है तो, और जरूरी नहीं होता कि हर आदमी एंकर बन सकता है, जरूरी नहीं होता कि सबको टीवी पे ही आने का मौका मिले या फिर वो टीवी पे आने के लायक हो। हम सबको लगता है। तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं यहाँ पर जो आप कर सकते हो। और दूसरी बात क्या होती है, कई बार क्या होता है, मौका लेट मिलता है। जैसे मुझे 18 साल के करियर में 14 साल बाद जाके आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, बट वो मौका मिला और ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला। तो कई बार क्या होता है, शुरू में आपको प्रिपेयर करने का वक्त मिलता है। जब आप सिस्टम समझते हो ना कि चीज़ें चलती कैसे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपको भी समझ में आ जाता है कि मैं इस लायक हूँ। जैसे अब मैंने साइंस ली, मुझे बाद में समझ में आया भाई मेरे बस की नहीं है। हो सकता है उसी तरीके से आपको भी धीरे 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 समझ में आए। बट आई विल जस्ट से बी योरसेल्फ एंड ऑनेस्टी से काम करो। बाकी तो मतलब कुछ नहीं है ऐसा जो नहीं अचीव कर सकते या नहीं मिल सकता। Thank you, Amit, for this very engaging and a powerful conversation that we have with you today. And I think your journey, which you have discussed with us, it has been a testament that there is no substitute to punctuality. Absolutely. And hard work. Absolutely. And discipline. Yes. We are so thankful to you, grateful to you Thank you that so you much. have accepted our invitation and joined us for this our DME Prime Hour series. Thank you so much. My pleasure. Thank you.